हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अतुल बंडी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ इंदौर शहर में। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था, हम लोग एक बहुत कॉमन बीमारी है जो हमारे क्लिनिक्स में हम रोज़मर्रा पेशेंट्स को देखते हैं। उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और कई पेशेंट की उस बीमारी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो मैंने सोचा शायद इस वीडियो के द्वारा मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ और कुछ जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। नॉर्मली दोस्तों, ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली नी जॉइंट को इन्वॉल्व करती है और मेरे पास एक नी जॉइंट का मॉडल है जिसके द्वारा मैं आपको इस बीमारी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नी जॉइंट का मॉडल है, इसमें दो हड्डियाँ हैं, ऊपर वाली कहलाती है फीमर और नीचे वाली कहलाती है टीबिया। इन दोनों के बीच में एक गादी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो रहता है हड्डी को हड्डी से टकराने नहीं देता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है, इस कार्टिलेज की जो थिकनेस होती है वो कम होती जाती है, जिससे हड्डी फिर हड्डी से टकराने लगती है और पेशेंट्स को दर्द और सूजन वो सब चालू हो जाते हैं। दोस्तों, जो पेशेंट हमारे पास नॉर्मली इस बीमारी के साथ आते हैं, जो हम क्लिनिक्स में अपने देखते हैं, उनको घुटनों में दर्द होता है, सूजन होता है, काफ़ी देर खड़े होने पे पेन होने लग जाता है, ज़मीन से उठते हैं बैठते हैं तब तकलीफ़ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ़ होती है। तो पेशेंट की कंप्लेंट सुनने के बाद हम उसको एग्जामिन करते हैं ताकि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये इसी बीमारी के कारण है कि कई और कारण तो नहीं है। कई और कारण होते हैं जिससे ये हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो, कोई पेशेंट को कहीं चोट लगी हो, ट्रॉमा हो, या एक प्रकार का गठिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसमें भी इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। एक बार जब पेशेंट की हिस्ट्री और कंप्लेंट्स और हमारा एग्जामिनेशन के हम नतीजे पे पहुंचते हैं तो फिर पेशेंट को हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोलते हैं। तो जो बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे होता है। और नॉर्मली आजकल पेशेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्सरे के डिपार्टमेंट में जाते हैं और अपना घुटने का एक्सरे करा के हमारे पास ले आते हैं। जो हमें जो पर्टिकुलर व्यूज़ चाहिए रहते हैं वो सारे व्यूज़ उसमें हमें नहीं मिल पाते हैं। तो मेरी सब पेशेंट्स और सब श्रोताओं से यही रहेगी कि वो कम से कम जो एक्सरे करवाना हो तो वो अपने डॉक्टर से पूछें कि कौन से स्पेसिफिक व्यूज़ कराने हैं। तो नॉर्मली जो हमें व्यूज़ लगते हैं वो लगते हैं एपी, लेटरल और ऑब्लिक नी जॉइंट के एक्सरे, और एक स्काईलाइन व्यू होता है। और जो भी हम ये एक्सरे करवाते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि वो वेट बेयरिंग पोजीशन, मतलब खड़े होकर ये एक्सरे करवाएं, जिससे कि हमें जोड़ के बीच की स्थिति क्लियरली मालूम पड़ती है। अब जब एक बार हमको एक्सरे हमारे हाथ में आ जाता है तो हम एक्सरे में जब हमको दिखता है कि जोड़ के बीच की गैप कम हो रही है तो हमारी डायग्नोसिस काफ़ी कुछ कम हो जाती है। और उसके बीच में हमें जोड़ के बीच में कई बार है ना छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े भी दिखते हैं जो लूज बॉडीज़ के टाइप में। तो एक बार डायग्नोसिस जब कंफर्म हो जाती है तो फिर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट पार्ट्स है, तो हमारे पास 3 प्रकार के ट्रीटमेंट पार्ट्स इसमें रहते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि उनका कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ दवाई और गोली खाने से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। इस बीमारी को ठीक करने में 3 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। पहला दवाइयाँ, दूसरा फिजियोथेरेपी और तीसरा कुछ प्रिकॉशन। खैर, दवाइयाँ तो हम लिख ही देते हैं, जो प्रिकॉशंस उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। उनको हम कहते हैं कि आप ज़मीन पर न बैठें, पालथी ना लगाएं, लंबे समय खड़े ना रहें, टॉयलेट कमोड वाला इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ना करें। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम उनको भेजते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज उनको सिखवाते हैं जो बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो बाद में वो घर पे कर सकते हैं। उसमें स्पेशली क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इनका थेरेपिस्ट उनको समझा देता है। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जो घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। हमको जो यंगस्टर्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये बीमारी हम आजकल 40 से 50 साल के बाद में देखते हैं, और आजकल जो लोग चाहते हैं कि हम मैराथन करें या दौड़ें, तो उनको हमारी यही एक उनको एजुकेट करना चाहते हैं कि आप जब भी दौड़ना चाहें तो प्लीज़ कभी भी सीमेंटेड रोड या हार्ड सरफेस पे ना दौड़ें, क्योंकि 40 और 45 के बाद हमारा कार्टिलेज बहुत हार्ड होने लगता है तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है, तो जिससे कि ये भविष्य में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उनको दौड़ना ही है तो वो मिट्टी वाले ग्राउंड पर दौड़ें। दूसरा, जब ये से पेशेंट को आराम नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन और रहता है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस। तो 2 प्रकार के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और कई लोग हम एक सप्लीमेंट होता है विस्को सप्लीमेंट, जो कि एक जिसको एक आम भाषा में बोलते हैं, जो हमारे पेशेंट की उसमें ऑयल डाला जाता है। इट्स नॉट ए ऑयल, एक विस्कस सप्लीमेंट होता है, जोड़ के बीच में इंजेक्ट किया जाता है। नॉर्मली स्टेरॉइड्स हम अवॉइड ही करते हैं, उन पेशेंट्स में दिया जाता है जो दवाई भी नहीं खा सकते, जिनके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, उन पेशेंट को हम स्टेरॉइड देते हैं क्योंकि वो बहुत एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट रहता है। विस्कस सप्लीमेंट अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में उनका कुछ रोल है, पर वो इंजेक्शंस काफ़ी महंगे होते हैं, तो वो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि वो स्टेज पे पेशेंट को वो हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब दवाई फिजियोथेरेपी फेल हो जाए, जब हमारा ये विस्को इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है और पेशेंट को इतनी तकलीफ होती कि वो अपनी रोज़मर्रा के काम भी ना कर पाए, तो फिर हम उनको
ऑपरेशन का सजेशन देते हैं। ऑपरेशन में आजकल जो किया जाता है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। डिपेंड करता है, आजकल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी किया जाता है कि अगर दोनों जॉइंट्स के जो दो पार्ट हैं अगर वो दोनों पार्ट ख़राब नहीं है तो हम आधा जॉइंट भी रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरा ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि मैं भविष्य में ऐसे वीडियोज़ और देता रहूँ। थैंक यू।